दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 265। आर्टिकल 265 में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न तो लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और क्यों? तो इसका कारण जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अग्रिम अर्थोपाय के द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है और ये संसद के नियंत्रणाधीन होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित नहीं की जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक पारित करके इसके लिए अनुमति देती है। तो याद कर लीजिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गत करने पर संसद का नियंत्रण है। अगला प्रश्न है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है किसमें? तो सही उत्तर है भारत की संचित निधि में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो आप जान लीजिए, भारत की संसद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो सही उत्तर है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन जो हैं, ये भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय जो हैं वो राष्ट्रपति की उपलब्धियां, वेतन भत्ते, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते और ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप और आप जान लीजिए भार मोचन विधि, उधार लेने, ऋण सेवा, इसके अलावा उच्चतम न्यायालय और न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन भत्ते और भारत के महान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या उसके संबंध में भत्ते, वेतन, पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यमस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां और कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा संसद की विधि के द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। तो ये है दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यवहार है, लेकिन निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन से ये संचित निधि पर भारित व्यय नहीं होते हैं। और आप जान लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो सही उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते, क्योंकि अभी अभी आपने जाना है कि दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। तो आप जान लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते दोस्तों, ये भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 267। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है और ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय के लिए किया गया है और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए
ऐसे जो आकस्मिक व्यय होते हैं ये अनुच्छेद 115 या 116 के अधीन अनुदानों के रूप में संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। और दोस्तों आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं, क्योंकि ये निधि राष्ट्रपति के व्यय अधीन होती है। अगला प्रश्न है, संघ की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, ये गलत है। भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल सही है। और लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों यानी डिसबर्समेंट के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तो इसमें से 3 भी गलत है, केवल और केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल कथन 2 आपका सही उत्तर है। और इसका कारण ये है दोस्तों कि बजट तैयार करने का कार्य राजस्व विभाग का नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का होता है। और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग विगत वर्षों में राजस्व संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है और इसमें संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक जो धनराशियां हैं जमा की जाती हैं और इसमें लोक भविष्य निधि, न्यायिक जमा आदि व्यय शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं? तो सही उत्तर है, सही उत्तर आपका हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और यहाँ पर कोई एग्जैक्ट डेटा इसका नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि वार्षिक बजट में अनुदान की मांगों की कुल संख्या निर्धारित नहीं है और वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 अनुदान की मांगें प्रस्तुत की गई थीं, जबकि वार्षिक बजट 2021-22 में इनकी संख्या 101 थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा और अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है? तो आर्टिकल 1110 यानी अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल हैं। क्या? तो देखिए, भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत के समेकित निधि की निगरानी, किसी राज्य के खातों या लेखों की लेखा परीक्षा या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अनुच्छेद 110 के अनुसार उस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा जिसमें ये सभी शर्तें शामिल हों, जैसे किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या प्रत्याभूति देने का विनियमन, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा या भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है आप जान लीजिए कि ये धन विधेयक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार देखिए धन विधेयक की परिभाषा में क्या शामिल है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अनुच्छेद 110 में टैक्स लगाना यानी कर लगाना समाप्त करना, उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना और किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है और सही उत्तर एक से अधिक हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। तो जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध इसको धन विधेयक में शामिल नहीं किया गया है और ये धन विधेयक नहीं कहलाया जा सकता है। और ऊपर वर्णित 3 जो ABC वो धन विधेयक में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहाँ पर देखिए, कई सारे कथन, आपके 8 कथन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, बहुत सही है। और वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा में वित्त विधेयक को 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो ये आपका सही नहीं है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते हैं, ये आपका सही नहीं है। 7वां कथन है, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, बिल्कुल सही है। और गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो इसमें आपके कौन से जो है सही नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा 5 और 6 आपके सही नहीं हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होता है। इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और दोस्तों, वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन साधारण विधेयक या वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, इसको राज्यसभा में अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है और असहमत की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों को वापस लौटा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। तो धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि धन विधेयक जो है लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। तो सही उत्तर है लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और अनुच्छेद 110(3) के अनुसार इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है। तो उत्तर है स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर है वित्त विधेयक ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मनी बिल जो है वित्त विधेयक नहीं, बल्कि मनी बिल जो है, अगर देखेंगे तो मनी बिल जो है ये लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मनी बिल केवल लोकसभा में, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड 6 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है। भारत सरकार द्वारा धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। तो सही उत्तर है लोकसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित किया जाता है, कौन सा एक सही है पूछ रहा है। तो धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित किया जाता है, गलत है, लोकसभा में पुरस्थापित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुरस्थापित किया जा सकता है, ये भी सही नहीं है, केवल लोकसभा में ही। धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। और धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित किया जाता है, तो केवल ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो सही उत्तर है केवल और केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत है।
लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, बिल्कुल सही है। तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये आपका गलत है, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पुरस्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, सही है। ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। और ये लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, ये भी गलत है। तो केवल सही है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक कहाँ पुरस्थापित होता है? तो उत्तर है लोकसभा में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो ये लोकसभा में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, कितने दिनों तक? तो सही उत्तर है, यदि राज्यसभा 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन के लिए रोक सकती है? तो केवल 14 दिन के लिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रह सकती है? तो केवल 14 दिन के लिए रोके रह सकती है। और यदि यह फिर विधेयक को लोकसभा को नहीं लौटाती तो राज्यसभा द्वारा इसे पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो सही उत्तर है 14 दिनों के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्न क्रियाविधियों में कौन ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो सही उत्तर है, ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, उसे प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ? तो दोस्तों केवल व्यय है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, तो वो एक साधारण विधेयक की तरह होगा और उसे संसद के किसी भी सदन में जो है प्रारंभ किया जा सकता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए, कोई विधेयक जिसमें व्यय कोई अंतर्वलित है और 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है, तो इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट या भारत की संचित निधि। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है और अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? तो देखिए, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि दोस्तों बजट के निर्माण में संसद का हाथ होता है। देखिए, कौन सी बात सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को समेकित नीति पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि संसद को समेकित नीति पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। आप देख लीजिए, समेकित निधि या संचित निधि पर प्रभारित व्यय संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है, इसलिए प्रभारित व्ययों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? तो इसमें देखिए, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान,
संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनर्वावलोकन गलत है। और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, तो इसमें 1, 2, 3 और 5 सही हैं, 4 आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो सही उत्तर है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि वार्षिक संघीय बजट की लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य ये है कि लोकसभा में सरकार अल्पमत में आ गई है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा है, हाल में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर है न तो 1 और न ही 2। ऐसा क्यों है? तो आप जान लीजिए, गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर पुनर्स्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखे जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं, तो इस कारण से दोनों ही कथन आपके न तो कथन 1 न तो कथन 2 कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है कब? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले। बिल्कुल सही है। जो इकोनॉमिक सर्वे है या आर्थिक सर्वेक्षण है, आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण से पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष के अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है किसके संबंध में? तो सही उत्तर है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। और आप जान लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को वोट ऑन अकाउंट्स यानी लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, लेखानुदान बना है? तो सही उत्तर है, लेखानुदान दोस्तों बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि के आवंटित होने के लिए बना है। अगला प्रश्न है, संसद में लेखा के लिए वोट या वोट ऑन अकाउंट्स आवश्यक होता है कब? तो सही उत्तर है, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तब लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर ये है कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों शामिल होते हैं। तो केवल और केवल 2 आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए दोस्तों, बजट प्रक्रिया संपन्न होने पर यानी बजट के संसद में चर्चा और मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ होने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए वोट ऑन अकाउंट संसद में पारित कराया जाता है। ये सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित होता है और लेखानुदान अस्थायी और कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत करती हैं, लेकिन जो एंटरिम बजट होता है उसमें व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होते हैं। ये चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ने 2009-10 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है?
तो सही उत्तर है अनुदान का अनुरोध। और अनुच्छेद 113(2) के अनुसार दोस्तों संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान या प्राकलन लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में रखे जाते हैं और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। अगला प्रश्न है सामान्य वित्तीय विधायन में चरण शामिल होते हैं कौन से, तो उनकी सही प्रक्रिया क्या है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य वित्तीय विधायन में सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर बजट पर चर्चा होती है, उसके बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, फिर वित्त विधेयक को पारित करना है। इसमें अभिलेखानुदान शामिल नहीं होता है, तो 1, 2, 3, 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है किसमें। एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर और धन विधेयक पर। ये चारों में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति इन चारों ही मामलों में आवश्यक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध जो है आप देख सकते हैं संघीय बजट से है। निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो सही उत्तर है कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन सी। और आप जान लीजिए कटौती प्रस्ताव क्या होता है। तो बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार के हैं, नीति निरनुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती। तो कुल मिलाकर ये जो कटौती प्रस्ताव है इसका संबंध संघीय बजट से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है सही जो है सुमेलित नहीं है कौन सा। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नीति निरनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कम कर दिया जाए, तो बिल्कुल सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, बिल्कुल सही। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं। और लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि लेखानुदान के बारे में आप जानते हैं कि जब जो है लेखानुदान कब पारित किया जाता है। तो लेखानुदान दोस्तों उस समय कि जब लेखानुदान के मामले में ये होता है कि जब जो है अचानक में धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय लेखानुदान जो है प्रस्तुत किया जाता है। आप देख लीजिए लेखानुदान जो है दोस्तों आप जान लीजिए बजट पारित होना लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटित करने के लिए वोट ऑन अकाउंट्स प्रस्तुत किया जाता है और बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित समझने के लिए नहीं। तो ऑप्शन डी आपका गलत है। दोस्तों बजट प्रस्तुतिकरण और बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान की मांग की जाती है और अन्य शब्दों में बजट पारित होने से पहले के प्रशासनिक व्यय के लिए आवश्यकता की पूर्ति का एक अग्रिम मांग है। शेष विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। तो सही उत्तर है स्थगन प्रस्ताव के। दोस्तों ध्यानाकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। ये आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न और अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्रवाई को सामने लाने का इसमें अवसर मिलता है और ये स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, लेकिन इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न। तो ये तीनों ही सही हैं। दोस्तों भारत की संसद इन तीनों ही माध्यमों से स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है दोस्तों तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं
और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं 1 और 3। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों तारांकित प्रश्नों पर आप जान सकते हैं, तारांकित प्रश्न जो होते हैं इस पे तारांकित और अतारांकित दोनों अल्प सूचना के तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। 3 तरह के अनुपूरक प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है और उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए संसद में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। राजग सरकार यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। कारण है कि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं। नियम 184 के तहत जनहित में किसी मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के बाद मतदान होता है और यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार गिरने का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि एक दिन में अधिकतम जो है 30 मामले उठाए जा सकते हैं। तो विकल्प में कोई सही नहीं है क्योंकि वर्तमान में स्थिति ये है, 2015 में ये संख्या बढ़ाकर 30 कर दिया गया है ताकि अधिक सदस्य अपने मुद्दे उठा सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है, विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ये गिलोटिन का अर्थ है। दोस्तों गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित जो लंबित प्रस्ताव या चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति राज्यसभा या अध्यक्ष लोकसभा द्वारा मत लिया जाना और समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लेता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए केवल ऑप्शन बी आपका सही है, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो केवल और केवल बी आपका सही है और आर्टिकल 123 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकते हैं जबकि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देखिए, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्दों को बढ़ाया गया है, गलत है। और संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। केवल 1 और 2 आपके सही हैं। और क्यों, आप जान लीजिए कि यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है और यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान प्रस्तावना में दोस्तों प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य और राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक शब्द पहले से था, इसमें लोकतांत्रिक शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया था। और सदन के दोनों सदनों में किसी असहमत की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। और संपत्ति का अधिकार पहले तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में बना दिया गया है। तो सही उत्तर जो है संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार है और राज्यसभा वित्तीय बिल को रोक सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का सचिवालय है।
तो सही उत्तर है भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संसद का सचिवालय जो है सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? तो सही उत्तर है भारतीय संसद की प्रभुसत्ता न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। दोस्तों, भारतीय संविधान में संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, लेकिन उसके द्वारा कोई निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे या आधारभूत ढांचे का अतिक्रमण करती हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसका समीक्षा कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो 13 मई 2002 को। दोस्तों, 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना प्रथम लोकसभा चुनाव के बाद 13 मई 1952 को पहला अधिवेशन शुरू हुआ था और उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह 13 मई 2002 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसदीय समूह यानी आईपीजी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखिए, यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसमें से केवल और केवल कथन 3 सही है कि भारतीय संसदीय समूह के लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। केवल और केवल 3 आपका सही है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो सही उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने संसद की विधायी और कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।